समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने हमारा ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। शेखर, हमें देश और दुनिया से जुड़े कई सारे सवाल आए हैं। पहला सवाल सुनील गौर का है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ईमेल पे हमें अपना सवाल भेजा था। पूछ रहे हैं भारत रफाल क्यों खरीद रहा है जो कि स्टेल्थ विमान नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कुछ रफाल विमान खो भी दिए थे, क्या खरीदे जा रहे विमान अपग्रेडेड हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी भारत ने फैसला नहीं किया है लेने का, लेकिन नेगोशिएशन चल रही हैं। अभी समय लगेगा, बातचीत होगी, क्या दाम होगा, उसके साथ क्या कंडीशंस होंगी। तो ये एक इंटेंशन है क्योंकि एयरफोर्स को भी चाहिए, लेकिन अभी उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। देखिए, ऐसे होता है कि हर चीज़ ये तो नहीं है कि आप 5th जनरेशन के साथ 5th जनरेशन जाके लड़ेगा या स्टेल्थ के साथ स्टेल्थ जाके लड़ेगा। देखिए, आपको देखना होता है, या आपको ये नहीं होता कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये है, उसके पास अगर फलाना एसी है तो मेरे पास भी उसी ब्रांड का एसी होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। सेना के यूज के हिसाब से देखना ये होता है कि आपको करना क्या है, जो आपको करना है उसके हिसाब से आपको हथियार लेने होते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमारी नेवी है, जो हमारी नेवी और पाकिस्तान की नेवी, उसका उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ, बात आप एयरफोर्स की कर रहे हैं, मैं नेवी का ले रहा हूँ क्योंकि वो ज़रा बताना आसान होता है। पाकिस्तान की छोटी नेवी है, तो पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है कि उनकी ऐसी नेवी हो कि बहुत एरिया में समुद्र के भारत की नेवी ऑपरेट ना कर सके, खास करके वो एरिया जिसकी अप्रोच पाकिस्तान की तरफ या उनके बंदरगाहों की तरफ पड़ती है। भारत की बड़ी नेवी है जी। तो हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है इस नेवी का कि हमारे पास सी कंट्रोल होना चाहिए, कि हम उस सी के ऊपर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चाइना की बात नहीं भी कर रहा हूँ। तो सी डिनायल, एक को बोलते हैं सी डिनायल, पाकिस्तान को सी डिनायल की प्रायोरिटी है और हमारे को सी कंट्रोल की प्रायोरिटी है। इसीलिए क्योंकि हमें सी कंट्रोल चाहिए, इसलिए हम ज्यादा शिप्स जो हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं और मिसाइल बोट्स हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर से मार करने वाले मिसाइल चला सके, और साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर। इसलिए भारत ने हमेशा एयरक्राफ्ट कैरियर रखा है क्योंकि भारत का जो डॉक्ट्रिन है नेवी का, वो सी कंट्रोल का है। पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन सी डिनायल का है। तो वो इस सब कॉन्टिनेंट में पहली सबमरीन पनडुब्बी वो लेके आए थे, पीनस गाजी, जो कि फिर डूब गए बाद में 1971 की लड़ाई में। ऐसे ही अभी भी उनके पास काफी अच्छा सबमरीन का, पनडुब्बी का एक कंटिंजेंट है, क्योंकि उनका पर्पस जो है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो सी डिनायल है। तो आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आप इकट्ठा करते हैं। हमारी एयरफोर्स जो है, आजकल के ज़माने में एयरफोर्स आपस में आसमान में, ये पुरानी बात हो गई कि डॉग फाइट होती है, डॉग फाइट नहीं करती है। आजकल थोड़ा बियॉन्ड विजुअल रेंज में कुछ होता है कभी कभी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। हर एयरफोर्स अपने आप को कंजर्व करती है। उसमें देखना ये होता है कि आप कितनी दूर से, आपके पास कितनी दूर से आप मार कर सकते हैं, जो आपके ठिकानों को आपको अटैक करना हो, आपके टारगेट्स को। तो वो पाकिस्तान तो इतना चौड़ा देश है नहीं, वो तो रिबन शेप्ड देश है। तो पाकिस्तान में कुछ भी टारगेट हो, आपसे 200-250 किलोमीटर में आप उसको काबू कर सकते हैं। लेकिन 200-250 किलोमीटर अगर आपको अटैक करना है तो आपको 100-150 किलोमीटर इस तरफ भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं जो आपको टारगेट कर सकता है। तो उसमें जो भारत का जो डॉक्ट्रिन होगा, वो अटैकिंग डॉक्ट्रिन होगा कि पाकिस्तान के टारगेट्स हैं, उनको हमें अटैक करना है और वो हमारे जहाज़ों के साथ इंटरफियर ना कर पाए। पाकिस्तान का जो पहला टारगेट ये होगा कि हमें भारतीय जहाज़ों को पास नहीं आने देना, जिससे वो अटैक करे, और अगर पास आए तो उनको इतना नुकसान करना है, क्षति पहुंचानी है कि वो फिर सोचे कि हमारे लिए बर्थवाइल नहीं है। तो ये एक टेंशन चलती है और यही एक खींचातानी चलती है।
इसीलिए भारत को, चाहे आप रफाल कह लें या उस श्रेणी का कोई भी जहाज, मैं कोई एक जहाज के लिए नहीं कह रहा, उस श्रेणी का कोई भी विमान लें जो थोड़ा वेट वाला हो ऊपर जाके, और थोड़े वेटी लॉन्ग रेंज और हैवी मिसाइल वहां से दाग सके, जो कि रफाल ने किया, स्काल्प दाग के, ये पिछली बार ऑप सिंदूर में। जी। दूसरी बात, आपने कहा कुछ ऐसे कोई इस चीज का एविडेंस नहीं है कि कुछ रफाल नीचे गए। जैसे अभी फ्रेंच मीडिया में भी रिपोर्ट आ रही है, और उनका वो काफी क्रेडिबल मीडिया है, वो कहते हैं कि भारत के 35 रफाल अभी अपग्रेड होंगे। तो ये कुछ रफाल जाने की बात, 36 तो हमारे पास कुल थे, तो कुछ रफाल जाने के बाद ये एक तरह से एग्जैजरेशन है, और ये बहुत पाकिस्तानी हैंडल्स भी इसको बहुत चला रहे हैं आगे। और कुछ मैं कहूँगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया, पहले 5 जहाज, 6 जहाज, 7 जहाज, 8 जहाज, लेकिन उनकी बात कुछ ऐसे ही चलती है। तो कुछ रफाल हमने नहीं खोए हैं। तो ये सब कहने के बाद फाइनली मैं आपसे ये कहूँगा कि स्टेल्थ है या नहीं है। स्टेल्थ आप तब करेंगे जबकि आपको अपने देश से बहुत दूर जाना हो, कुछ ऐसे इलाकों में जाना हो जहाँ पे आपके पास ग्राउंड सपोर्ट ना हो, तो स्टेल्थ भी होना चाहिए जी। लेकिन स्टेल्थ अभी आने में टाइम लगेगा। स्टेल्थ की कीमत कोई और होती है। इस समय भारत को जो इमीडिएट ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 29 रह गई है, 42 हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 29 में भी कुछ तो जैगवार हैं, कुछ MiG-29 है, ये भी समय के साथ साथ जल्दी अब जाएंगे ही। और ये सब इस समय बियॉन्ड विजुअल रेंज में नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको रिप्लेसमेंट्स करना अभी ज़रूरी है और जल्दी है। और जिस जहाज़ को आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें आपके पायलट्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, आपके डॉक्टरी डेवलपमेंट हो चुकी है, और आजकल के फाइटर प्लेन का ये तो है नहीं कि आप लेके आए और चला दिया, उसके लिए ग्राउंड के ऊपर भी बहुत कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका। जी। तो जब आपने एक का तैयार किया तो उसी की ओर लाना आपको सूट करता है। शेखर, इसी से जुड़े 2 और सवाल लूंगी। संचित सुमन पूछ रहे हैं, हाल ही में मैंने पढ़ा कि हमारी सरकार 114 रफाल विमान खरीदने के करीब है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस पर हर जगह खूब बहस हो रही है, इसलिए हमेशा की तरह मैं इस शोर शराबे से बचने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय में क्या ये एक अच्छा कदम है? क्या इससे तेजस और AMCA कार्यक्रमों पर असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडियन एयरफोर्स को कितने जहाज चाहिए। इंडियन एयरफोर्स को अगले 10 साल में कम से कम 500 जहाज चाहिए। तो उसमें इन 114 से 114 हो, 96 हो, 124 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो 500 चाहिए वो अलग अलग तरह के चाहिए। उन 500 में काफी आपके पास लाइट कॉम्बैट की तरह चाहिए जी। जो आपको एक नंबर दे सके, और दूसरी बात जो आगे का जो एयर कॉम्बैट होगा उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि आप कितनी दूर से मिसाइल अपने टारगेट पे ग्राउंड पे मार सकते हैं, और कितनी दूर से मिसाइल आप दूसरे के जहाज के ऊपर मार सकते हैं, ताकि दूसरे का जहाज भी आपके एयर स्पेस से 100-150 किलोमीटर के दूर रहे। एक तो ये चाहिए। वो काम आप एक ऊपर के अपने वायुयान से करते हैं, जहाज से करते हैं, फाइटर प्लेन से, एक आप ग्राउंड से करते हैं, जैसे कि इस बार हमने S-400 से किया। वो तो एक बात है। दूसरी बात और है कि अब जो एयर वॉरफेयर होता है उसके अंदर क्रूज मिसाइल्स का बहुत बड़ा रोल हो गया है। क्रूज मिसाइल्स का और ड्रोन्स का। छोटी ड्रोन्स है वो तो आप ग्राउंड से उनको अटैक कर सकते हैं, कईयों को आप स्पूफ कर सकते हैं, लेजर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी ड्रोन्स हैं जैसे कि बैरक्टर है, जब उस तरह की ड्रोन्स आती हैं तब और जैसे क्रूज मिसाइल आते हैं, जैसे पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल है, फिर आपको फाइटर प्लेन भी चाहिए जो उनको चेज करके उनको गिरा पाए। अभी आप देखिए यूक्रेन से बहुत बार ये वीडियो आते हैं कि यूक्रेन के F-16 जो हैं वो रशियन क्रूज मिसाइल्स को गिरा रहे हैं रास्ते में, इंटरसेप्ट करके। वो सबको नहीं गिरा पाते क्योंकि रशिया एक साथ में 25 लॉन्च कर देता है, तो 24 तो गिरा पाते हैं, 23 तो गिरा पाते हैं जी। तो इन सब चीजों के लिए आपको नंबर चाहिए फाइटर प्लेन्स का, और वो सारे रफाल कैटेगरी के नहीं हो सकते। उसमें आपको थोड़े सस्ते, थोड़े लाइटर। अब मैं हल्का कह दूं तो लोग बोले रहे तो हल्की चीज ले रहे हैं। हल्का ऐसे नहीं, हल्का एक वेट होता है प्लेन का, 18 टन, 16 टन, 20 टन। तो जितना हल्का प्लेन होगा उसमें उतना ही कम ईंधन इस्तेमाल होगा, उसको उतने छोटे रनवे से आप इस्तेमाल कर पाएंगे, और उसका नंबर भी आप पास ज्यादा होगा क्योंकि उसकी कीमत भी कम होगी। तो तेजस की बहुत जरूरत होगी। तेजस मार्क 1A अब आ रहा है,
1A में भी कुछ चीज़ें लगनी चाहिए जो अभी लगी नहीं है। इसी वजह से हालांकि 6 इंजन आ गए हैं, लेकिन वो डिलीवरी नहीं हो रही है एयरफोर्स को अभी, क्योंकि उसमें जो हथियार इंटीग्रेट होने हैं वो भी नहीं हो पाए हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अलग अलग कोड्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो ये काफ़ी चुनौती भरा काम है और वो चल रहा है। और लगता है जो HAL ने वायदा किया है कि मार्च एंड तक ये इंटीग्रेशन का काम हो जाएगा तो ये 6 जहाज एकदम अवेलेबल हो जाएंगे। और HAL एयरफ्रेम भी और बना रहा है ताकि और इंजन जैसे हैं ये जहाज डिलीवर होते जाएं। तो ये रफाल वर्सेस तेजस का इशू नहीं है, तेजस मार्क 1 का, लेकिन मार्क 1 जल्दी से चाहिए और उसके बाद मार्क 2 चाहिए जल्दी से, क्योंकि अल्टीमेटली जो आज के जो वॉरफेयर में आज का जो युद्ध होता है उसमें जो आप लेके जाएंगे उसमें आप सेकंड कैटेगरी का कुछ लेके नहीं जा सकते। ये ज़रूर है कि भारत के अंदर बहुत डेप्थ है, तो बहुत ऐसे भी जहाज होंगे जो आपके पीछे रहेंगे, जो लड़ाई लड़ने आगे नहीं जाएंगे लेकिन पीछे रहेंगे। अब उनका कोई मिसाइल अगर बच के आ जाए आपके फ्रंट लाइन डिफेंसेस से, या उनका क्रूज मिसाइल कोई आ जाए, मान लीजिए कुछ क्रूज मिसाइल बम्बई की तरफ, गुजरात की तरफ कहीं लॉन्च हो जाए जहाँ पे आपके और बहुत फाइटर्स नहीं हैं, या जहाँ जो एरिया आपका, मान लीजिए बहुत एरियाज ऐसे होंगे जो कि S-400 से कवर्ड ना हो, तो उन सब के लिए डेप्थ में आपको मार्क 1, मार्क 1A सब ये काम आते रहेंगे। इस समय जो एयर वॉरफेयर है, जो हमारे आसमान है, उसमें जो लड़ाई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और उसमें जो आपको थ्रेट आते हैं वो सिर्फ दूसरे का जहाज नहीं आता। वो ज़माना कि दूसरे का जहाज आया बॉम्ब गिरा के चला गया, एक बार डाइव बॉम्बिंग करके आप उसके पीछे गए टेल चेज में उसे गिराने के लिए, वो ज़माना करीब आज से 25 साल पहले ख़त्म हो चुका है। शेखर, अगला सवाल विभव कबूरी का लूंगी। बोल रहे भारत द्वारा 114 रफाल विमानों की खरीद की खबरें आ रही है और डिफेंस ट्विटर फीड पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि इतनी ऊंची कीमत के बावजूद भारत को सोर्स कोड नहीं मिलेंगे और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर टू एयर कॉम्बैट में मीटियोर मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सौदा भी पिछले रफाल सौदों की तरह ऊंची कीमत को लेकर विवाद खड़ा करेगा? देखिए, भारत में आप कुछ भी खरीद लीजिए सेना के लिए, उस पर विवाद होता है। अगर कल को मान लीजिए कि ONGC जाके $10 बिलियन का कुछ खरीद ले, कोई विवाद नहीं होता है। भारत में कम से कम 10 ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनका 1 साल का इंपोर्ट हमारे रक्षा इंपोर्ट से ज़्यादा है, उसमें कभी नहीं होता है। लेकिन एक ये हिसाब बन गया है कि जो रक्षा इंपोर्ट होता है, क्योंकि उसका दाम कुछ नहीं होता, प्राइस डिस्कवरी नहीं होती, इसलिए हर कोई उसके ऊपर कंट्रोवर्सी कर सकता है। तो उसमें हर चीज़ में ऐसे घुसने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स कोड की जो बात है, ये ट्विटर की खुराफात है। ट्विटर ने एक बात ढूंढी है, सोर्स कोड। आपने सोर्स कोड क्या होता है? अगर आप एयरफोर्स में आपको कोई जानता हो, सीनियर ऑफिसर, आप उससे बात कीजिए, चाहे वो रिटायर्ड भी हो, कि सोर्स कोड से क्या फ़र्क पड़ता है। वो आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ऐसा एग्रीमेंट है कि जो आपको हथियार चाहिए वो हथियार उस जहाज़ के ऊपर इंटीग्रेट हो सकते हैं और वो मैन्युफैक्चरर आपको मदद करेगा, आपको करके देगा, तो उसके बाद आपको सोर्स कोड से क्या लेना है? ये वही बात है, आपको आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से। तो सोर्स कोड की कंप्लीटली एक मैं तो कहूँगा कि फेक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, और अगर आपको मिलेगा भी तो कोई आपको बताएगा नहीं ऐसी बात। और आप देखें कि पहले भारत ने बहुत मॉडिफिकेशंस करी हैं, जैसे हमारे मिग जहाज़ थे, जब मिग के साथ जो मिसाइल रशिया से आता था उसकी रेंज कम लगने लगी और वो इतना एक्यूरेट नहीं था, तो उसी मिग के ऊपर फ्रेंच मात्रा मिसाइल लगाया गया। आप देखें कि जो मिग ने पाकिस्तान का अटलांटिक गिराया था, जो पाकिस्तान नेवी का गुजरात के पास, गुजरात के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां पे, उस मिग ने फ्रेंच मिसाइल इस्तेमाल किए थे। तो आपने रशियन जहाज, और उसमें तो सोवियत जहाज था, उसके ऊपर आपने फ्रेंच मिसाइल लगाए थे, वो आप इंटीग्रेट कर पाए थे। और ऐसे ही आप तेजस के ऊपर भी देखें, वहाँ डर्बी मिसाइल लगाए हैं जो कि इजरायली हैं, उसके ऊपर आप कुछ फ्रेंच मिसाइल लगा रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ भारतीय मिसाइल भी लगा रहे हैं। तो ये सब बातें मैन्युफैक्चरर करके आपको देता है, आपकी मदद करता है और आप उसके साथ काम करते हैं। तो ये सोर्स कोड की जो बात है, ये एक तरह का मंत्र बन गया है, इसको आप बिल्कुल भूल जाएं, इसका कोई खास महत्व नहीं है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल कि मीटियोर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि जिस प्रोफाइल में
भारतीय रफाल पहली रात को गए थे, वो प्रोफाइल हमले की प्रोफाइल थी। वो उस प्रोफाइल में उनको अपने जो स्कैल्प मिसाइल वगैरह थे वो लॉन्च करने थे, ताकि जो उनके टेररिस्ट अड्डे हैं उनको वो निशाना बना के वापस आए। और उस समय उनको ऐसा कोई फिजिबल टारगेट मिला नहीं। पाकिस्तान ने भी जो PL-15 फायर किए वो बहुत दूर से फायर किए, बहुत दूर की रेंज थी, और उसके बाद वो भी वहाँ लड़ने के लिए खड़े हुए नहीं थे। तो जब हमारा अटैक हो गया, सारे मिसाइल निशाने पे लग गए, तो रफाल का काम खत्म हो गया था। तो रफाल को कोई उस समय फिजिबल टारगेट नहीं मिला, ना कि उसका पर्पस था कि वहाँ खड़ा होके पाकिस्तानी इसको बेट करे और वहाँ पे उनसे एयर टू एयर वॉरफेयर करे। शेखर, अगला सवाल संकल्प का है। बोल रहे ये सवाल पूछने का शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालत को देखते हुए क्या आपको लगता है कि 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान को बहुत आसानी से छोड़ दिया, इवन विद मैड, वो बोल रहे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन? 26/11 भारत पर एक तरह से आक्रमण ही था, और तो या कम से कम भारत के वित्तीय केंद्र को तबाह करने की कोशिश थी। अफसोस हमने पाकिस्तान स्थित कुछ रोग एजेंट्स पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का बहाना भी नहीं बनाया, बल्कि सीधे पाकिस्तान पर आरोप लगाया और अपनी बेबसी स्वीकार कर ली। यूपीए सरकार की इस उपलब्धि में कुछ हद तक FATF और अन्य संस्थाओं के साथ प्रगति हुई, लेकिन ये इस अपराध के अनुपात या प्रपोर्शनेट नहीं थी। देखिए, ऐसे है कि ये हर सरकार उस समय के हिसाब से फैसला लेती है। जो भारत 2008 का था वो भारत आज नहीं है जी। 2008 में जब ये हमला हुआ तब भी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा था, जिससे भारत भी बुरी तरह अफेक्टेड था। पाकिस्तान को खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनके स्टेक इतने हाई नहीं है। अब ये उस टाइम क्या करना चाहिए था या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था, ये एक डिबेट है जो हमेशा के लिए रहेगी। जो कांग्रेस यूपी के लोग हैं वो बोलेंगे कि हम हमला करते तो बात बराबर हो जाती, 2 दिन के अंदर अंदर फिर ये दुनिया भर का इंटरवेंशन होती और लड़ाई रुक जाती, उससे ऊपर कोई आपको लड़ने देता नहीं। लेकिन उससे आपको क्या मिलता? इस तरीके से आपने FATF लगवा लिया, इस तरीके से आपने दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान से आया था। इसके बाद फिर वो डेविड कोलमैन हैडली, तहव्वुर राना, वो सब पकड़े गए, ये सारे एक्शंस हुए, तो उससे भी भारत को गेन हुआ। और उसके बाद कई साल तक भारत को एक तरह से शांति टेररिज्म से मिली। अब देखें कि मोदी जी भी जब सत्ता में आए तो पहले उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान के साथ शांति करने की। नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन पे बुलाया, शपथ ग्रहण पे। उसके बाद वो खुद वहाँ पे रुके, काबुल से आते हुए उनके यहाँ शादी में गए। नवाज शरीफ का बर्थडे भी था। 1 हफ्ते के अंदर उसके ISI ने पठानकोट एयरबेस के ऊपर अटैक कराया कि कहीं ये बात आगे ना चली जाए, क्योंकि वो बहुत घबराते हैं इस बात से कि इंडिया पाकिस्तान में कोई सुलह या कोई शांति ना हो जाए। तो ये पाकिस्तान के साथ एक खींचातानी चलती रही है और चलती भी रहेगी। और बाद में हम हमेशा एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बोले रहे यार 71 में हमने लड़ाई जीती, तभी कश्मीर का फैसला कर लेना था शिमला एग्रीमेंट से पहले, लेकिन उस समय की भी पेचीदगियाँ थी। मेरा सोचना ये है कि अगर कम से कम शिमला एग्रीमेंट में कश्मीर का पूरा फैसला ना करते तो कुछ बॉर्डर्स का रैशनलाइजेशन हो सकता था। जैसे कि कुछ एरियाज हैं LOC के पार, जैसे हाजी पीर पासी समझ लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ों की डील होती, या फिर बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश तो उस समय एक अलग मूड था वहाँ पे। हम बॉर्डर्स को रैशनलाइज कर सकते थे, खास करके सिलीगुड़ी एरिया में। ये नहीं कि मुफ्त में उनसे कुछ लेके उनको कोई और टेरिटरी देके वो टेरिटरी हम एक्सचेंज कर सकते थे। लेकिन वो सब पुरानी बातें हैं और वो एकेडमिक बातें हैं। उस समय की सरकार ने क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है आज नहीं करते, 10 साल के बाद कर लेंगे, 5 साल के बाद कर लेंगे। तो ये चीज़ें सब एक डिबेट में रह जाती है। शेखर, अगला सवाल, इनका यूजर नेम एंडल है, हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे मेरा सवाल पश्चिमी देशों विशेषकर EU के साथ हमारे सिकुड़ते हवाई मार्गों या एयर पैसेज के बारे में है। ये सवाल ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस के जारी रहने, यूक्रेन में चल रहे युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हाल ही में एयर इंडिया द्वारा चीन के ऊपर से मार्ग सुरक्षित या पैसेज सिक्योर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में है ऑपरेशन सिंदूर, जिसे अब केवल हमारी रक्षा बलों तक सीमित रखे जाना चाहिए और
संबंधित प्रतिबंधों से जुड़ी बयानबाजी और शेखी बखारने रहने से दुनिया भर में हो रहे सभी घटनाक्रमों को देखते हुए क्या हमने अनजाने में खुद को एक श्रिंकिंग कोने में ढकेल दिया है? देखिए, आपकी दूसरी बात ठीक है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा हमने उसको रेटोरिक अपना अप कर दिया है कि हमने अपने लिए जिसको कहते हैं रूम फॉर मैन्यूवर वो कम छोड़ दिया है। बॉक्सिंग भी करें ना आप, तो अगर आप पीछे पीछे होते जाएं या एक तरफ ही होते जाएं और अपनी स्पेस कम कर दें तो फिर आपका फुटवर्क कम हो जाता है जी। तो इस समय कुछ हमने ऐसा किया है जो कि जिससे हमें कोई खास फायदा है नहीं। फिर भी मुझे लगता है कि जो एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैं दोनों साइड से, ये हम परमानेंटली नहीं रहने वाली। अभी भी आप देखें, बांग्लादेश ने फैसला किया कि वो इतने सालों के बाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगे पाकिस्तान, ढाका से कराची जी। उसको भारत ने ओवर फ्लाइट का राइट दिया है। तो बांग्लादेश का जहाज जाएगा, पाकिस्तान का नहीं जाएगा, लेकिन बांग्लादेश का ढाका से कराची जाएगा। तो ये दुनिया है, दुनिया इंटरकनेक्टेड है, ये हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब देखें 2 हफ्ते से करीब ईरान के एयर स्पेस बंद थी क्योंकि ये डर था पता नहीं कब हमला हो जाए अमेरिका का, इजराइल का। कल रात को ईरान ने भी अपनी एयर स्पेस खोल दिया। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और मैं आपकी बात से, आपने बहुत एक मैच्योरिटी वाली बात कही है कि हर चीज़ में ये कहना कि ऑपरेशन जारी है, चले जा रहा है, तो ये उसका फिर कोई इम्पैक्ट भी नहीं रहता है। अब आप देखें जैसे अटल जी के समय में ऑप पराक्रम शुरू हुआ जी। तो उसमें बहुत लोग मानते हैं, मैं भी ये मानता हूँ, मैंने लिखा भी है कई बार कि 12 जनवरी को या करीब 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर ऑप पराक्रम के मुशर्रफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा हमारे पास कोई टेररिस्ट होंगे तो हम वापस कर देंगे, हम अपनी ज़मीन को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना ही हो सकता है ना, पाकिस्तान की गारंटी तो तब अगर मुशर्रफ की भी होती तो तभी तक होती ना जब तक मुशर्रफ होते। उस समय अगर अटल जी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देते कि हम जीत गए तो सब तालियां बजाते और पाकिस्तान की हार भी हो जाती। लेकिन उस समय प्रेशर था कि नहीं आप रखो इनके ऊपर, तो सेनाएं पड़ी रही। अब वो करीब 2 साल सेनाएं पड़ी रही तो नुकसान भी हुए, माइनिंग एक्सीडेंट्स हुए, जो माइन जमीन में डाल देते हैं, हमारे भी हुए, उनके भी हुए। फिर जब आप इतना दिन लगा दें तो दोनों तरफ से तैयारी हो जाती है। उनके भी पूरे मोर्चे जम गए थे, तो पता था कि ना आप आगे जा सकते हैं ना वो आप आ सकते हैं। फाइनली आपने फिर उसमें समझौता किया। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आप विक्ट्री डिक्लेयर करके उस मामले को ख़त्म कर दें। तो जो भारत की जो पहले पॉलिसी थी इस बार कि हमने जब आपके यहाँ जाके आपके टेररिस्ट ठिकानों को अटैक कर दिया, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। अगर आप शांति कर रहे हैं, सीज फायर, तो हम भी सीज फायर कर रहे हैं। हमने ये कहा था, स्टेटमेंट इशू किया था। उसके बाद जब सीज फायर हो गया तो उसके बाद हम क्यों कह रहे हैं कि ऑप सिंदूर अभी चालू है? उसका मतलब क्या है? अगर उसका मतलब ये है कि हम तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो तैयारी तो हमें हमेशा करनी चाहिए। तो ये ऑप सिंदूर चालू है, अब एक बार कह दिया, अब आप किस समय बोलेंगे कि चालू नहीं है? उसके लिए आपको कोई बहाना चाहिए, बहाना कोई आपको देगा, आपको नहीं देगा, तो एक तरह से ट्रैप बन जाता है। शिखर, अगला सवाल सत्यप्रज्ञन दास का है। बोल रहे हाल ही में कट द क्लटर कार्यक्रम में आपने भारतीय शहरों की स्थिति पर चर्चा की। हाल के चुनावों को देखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अधिकांश वास्तविक शक्तियाँ राज्य सरकार के पास है तो नगर निगमों और मेयर की वास्तविक शक्तियाँ क्या है? भले ही पुणे जैसे शहर राजधानी ना हो, फिर भी उनका शासन व्यवस्था वास्तव में बेहतर नहीं है। पुणे के नए मेयर और म्यूनिसिपल बॉडीज़ के पास भी अन्य नगर निगमों की तरह ही सीमित शक्तियाँ होंगी। हमारे म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए आप कौन से राजनीतिक सुधारों का सुझाव देते हैं, क्योंकि क्लियरली हम यथास्थिति या स्टेटस को जारी नहीं रख सकते? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो तो एक स्टेप है कि राजधानी को आप बड़े शहर से हटाएं। दूसरा स्टेप ये है कि राजधानी जो है उसका जो मेयर होता है उसको आप एम्पावर्ड मेयर बनाएं, जैसे कि अमेरिका में भी होता है, मेयर होता है जी। वो एक तरह का उस शहर का चीफ मिनिस्टर होता है। अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे में बनाएं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंट्रोल उसके ऊपर राज्य सरकार का हो तो उसके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है काम करने की, इसीलिए वो फिर काम उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपकी बात ठीक है। उसका जवाब सिर्फ यही है कि हमारी जो सिटी गवर्नेंस है उसमें जेन्युइन ऑटोनॉमी होनी चाहिए। आज के टाइम में जो पंचायत है हमारी गांव में, उसके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है शहर के मेयर या शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी हेड है उसकी बजाय।
शेखर, अगला सवाल सौम्या टुटेजा का है। बोलिए, अमेरिका के मिनेसोटा में आइस द्वारा की गई शूटिंग के बाद क्या हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप इसका इस्तेमाल अपने तरीके से इमरजेंसी घोषित करने के लिए कर सकते हैं। क्या अमेरिका जैसे देश में ऐसा संभव है या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो है कि ट्रंप जो भी कहते हैं वो असंभव ही लगता है। उसमें से कुछ कुछ कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर वो करते नहीं है। तो कई लोग कहते हैं टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, लेकिन कई लोग कहते हैं मैडमैन थ्योरी। मैडमैन थ्योरी क्या है कि आदमी ये मैडमैन है, पता नहीं क्या कर देगा। तो फिर जब मैडमैन थ्योरी में ये होता है कि जो आदमी कुछ कह रहा है तो आप सोचते हैं यार ये कह रहा है, ये करना दे कहीं, तो फिर आप उसको कुछ कंसीड कर देते हैं। मैं मानता हूं कि ट्रंप के केस में टैको से ज्यादा ये मैडमैन थ्योरी वाला हिसाब है कि आपने ये किया, 25% में आपके ऊपर टैरिफ और लगा दूंगा, ईरान के ऊपर मैं अटैक करने आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। फिर कह दिया कि ईरान ने कह दिया कि वो किसी को अब नहीं मारेगा, इसलिए अटैक रुका हुआ है। तो ये मैडमैन थ्योरी वहां अप्लाई करती है। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई वो इमरजेंसी लगाने वाले अमेरिका में, वो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और ये जो मिनेसोटा में हुआ है, ये ऑलरेडी उनके लिए मुश्किल हो रहा है इसको कवर अप करना, क्योंकि उसके सबके वीडियोस आए हुए हैं। और ये कोई इमिग्रेंट भी नहीं है जिसको मारा है, ये कोई ब्लैक या कोई मुस्लिम या कोई एशियन ऐसे भी नहीं है। तो इसमें उनको समस्या होगी और उनकी कोशिश ये रहेगी कि ये मामला जितनी जल्दी लोग भूल जाएं उतना बेहतर है। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी। इनका यूजर नेम गिरी जगुमंत्री है। बोल रहे हैं, मुझे मिडल ईस्ट पर काफ़ी चर्चा देखने में मिल रही है। क्या आप इस क्षेत्र को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ बुक्स का सुझाव दे सकते हैं? देखिए, ये मिडल ईस्ट एक बहुत पेचीदा जगह है और वो बदलती रहती है। जैसे कि अगर आप देखें कि वहाँ कोई ग्रुप डेफिनेशन काम नहीं करती है, आइडेंटिटी की भी नहीं करती है। अगर आप बोले अरब एक साथ है तो अरब एक साथ नहीं है, अगर आप बोले कि मुस्लिम एक साथ है तो मुस्लिम एक साथ नहीं है, अगर आप सोचे कि शिया वर्सेस सुन्नी है तो ऐसा भी नहीं है। कुछ शिया देश एक दूसरे के साथ नहीं है, कुछ सुन्नी देश अभी आप देखें कि यूएई और सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी टेंशन है। सूडान के अंदर 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, लीबिया में 2 ग्रुप्स में लड़ाई, दोनों अरब हैं, उनमें लड़ाई हो रही है। यमन में 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, उसमें कई वॉरलॉर्ड भी बन गए हैं, वो सब के सब अरब हैं। और ऐसे ही आप देखें कि सऊदी अरेबिया इस समय, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, ये नहीं चाहते कि ईरान के ऊपर कोई एक्शन हो अमेरिकन्स का। हालांकि उनकी इजराइल के साथ एक तरह से टेंशन रहती है गाजा के ऊपर, लेकिन अभी उनका भी वही इंटरेस्ट है जो इजराइल का भी कुछ तरीकों से इंटरेस्ट है उस एरिया में। तो ये मिडल ईस्ट बहुत पेचीदा जगह है और इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका इतिहास कि आज का मिडल ईस्ट कैसे बना। तो आज का मिडल ईस्ट 1920 के आसपास जब ये ऑटोमन एम्पायर की शिकस्त हुई, उसके बाद में अमेरिका, फ्रांस ब्रिटेन ने साइक्स पीको जो एक एग्रीमेंट कहते हैं, उसके अनुसार ये अलग अलग देश बनाए। कई देश तो नए बन गए, जैसे एक तरह से लेबनान तो नया देश बना। और कई आप देश देखेंगे, अगर आप मध्य पूर्व का नक्शा देखें, आपकी स्क्रीन पे होगा, कईयों की स्ट्रेट लाइन बॉर्डर्स है। तो स्ट्रेट लाइन बॉर्डर्स कोई पहले तो ऊपर वाले के बनाए हुए तो होते नहीं है, ये तो किसी ने लाइन खींची है। तो ये सब वो लाइनें जो रेगिस्तान में खास करके अंग्रेजों ने उस समय खींची है, कुछ फ्रेंच लोगों ने भी खींची है। तो ये इस सब पेचीदगी को जानने के लिए कई किताबें हैं, उनमें से कुछ आप स्क्रीन पे देखेंगे और इनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ये किताबें आपकी स्क्रीन पे, इनकी जैकेट्स अभी रन भी कर रही हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी इनके रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे। थोड़ी मदद मैंने इसमें ली है प्रवीण स्वामी, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर लिखते हैं। बहुत धुरंधर दादा है, धुरंधर वो ऐसे नहीं जैसे कि फिल्म में रणवीर सिंह, लेकिन अपने एरिया में वो धुरंधर है। इस समय अमेरिका में है एक सबैटिकल में, तो उनकी मदद भी मैंने ली है। वो बहुत पढ़ते हैं और बहुत काफ़ी चीज़ें तो वो बिल्कुल ऐसे ही जानते हैं। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।